नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के साइमलकास्ट लाइव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, अडानी गेट कांड की चर्चा एक बार फिर से अखबार के फ्रंट पेजेस पर आ गई है। बहुत सारे नए खुलासे, बहुत सारे नए रेवोल्यूशंस जो निकल कर आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए परेशान करने वाले हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, हालांकि अब तो रिपोर्ट आए काफी समय हो गया है, लेकिन उसमें उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि इंडियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल कॉन, यानी कि सबसे बड़ा ट्रिकस्टर, सबसे बड़ा धोखेबाज। अभी कुछ नई जो स्टोरीज खुलासे निकल कर आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, विशेष रूप से कि सीमेंट उद्योग जो सारा इन्होंने खरीदा था होलसिम का 85,000 करोड़ में, वो सारा का सारा जो पेमेंट आया है वो विनोद अडानी के रूप में आया है, ना कि गौतम अडानी के रूप में, जिसे अभी तक गौतम अडानी के ग्रुप के रूप में पेश किया जाता था, और जिसके बारे में गौतम अडानी ग्रुप ने कहा था कि हमारा इनसे कोई लेना देना चाहिए नहीं है और इनका कोई मैनेजरियल पोजीशन पे इनका कोई वहां पर कोई पद भी नहीं है ऐसा। लेकिन अब जो बात निकल कर आई कि ये पूरा का पूरा सीमेंट उद्योग 85,000 करोड़ जिसमें लगाए गए थे, वो सारा का सारा विनोद अडानी का है, और सारा पेमेंट मॉरिशस की 38 जो है शेल कंपनियां जो उनकी हैं वो आया है, उसके थ्रू आया है। यानी कि कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये शायद भारत का सबसे बड़ा एक किस्म का हवाला कांड है, जो पैसा यहां से 85,000 करोड़ जाता है और वो घूम कर वापिस आता है शेल कंपनियों के द्वारा। ये बात सही है कि आज तक इंडिया में इतना बड़ा जो एक इंडस्ट्री जो एक्वायर की गई है इस लेवल पे 85,000 करोड़ की पहले कभी नहीं हुई थी। इतने बड़े लेवल का जो क्या कहते हैं टेक ओवर जो होता है, और ये सारा पैसा कैश में दिया जाता है होलसिम को। ये कमाल की बात है। कमाल की बात तो ये है कि इतनी सारी शेल कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप की 578 सब्सिडरी कंपनियां हैं, जो कि अखबारी रिपोर्ट्स कहती हैं, हमने तो खैर काउंट नहीं किया उनको। लेकिन ये एक ऐसा माया जाल है, इस माया जाल में पता लगता है कि एक एंडीवर ट्रेड जो है वो होलसिम को खरीदता है, जो कि मॉरिशस बेस्ड है। उसको जो प्रमोट करने वाले हैं वो एक्सेंट ट्रेड है, और उसका जो एक और पार्टनर है वो एक्रोपोलिस ट्रेड है। ये इनको अडानी ग्लोबल जो है वो ओन करता है, जो 2016 में स्थापित हुआ था। और एयर ग्लोबल के बहुत सारे शेयर्स हैं, खासतौर से अडानी ग्लोबल में। ये कुछ ऐसे ही है जैसे ए बी को प्रमोट करता है, बी सी को प्रमोट करता है, सी फिर से ए के अंदर चला जाता है, ए फिर से बी में चला जाता है। एक ऐसा माया जाल काला बाजार का है, जिसको जब तक की सीबीआई और ईडी की जांच ना हो तब तक यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। और ये भी मालूम पड़ा कि वहां पर जो एक ट्रस्ट है, अमूल्य रिसोर्सेज ट्रस्ट है, और उसके जो मेन ओनर्स हैं वो विनोद और रंजना बेन अडानी हैं। कमाल की बात है कि ये सारा का सारा चीजें जो हो रही हैं लोगों के सामने, इतने बड़े खुलासे, मैनिपुलेशन, और आजाद भारत का कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा ये हवाला कांड है। और उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती कि भाई कुछ जांच करवा ली जाए कि अल्टीमेटली ये पैसा कहां से आ रहा है। तो क्या पूरा का पूरा अडानी अंपायर हवाला के ऊपर टिका हुआ है? क्या पूरा का पूरा अडानी अंपायर मैनिपुलेशन में टिका हुआ है? क्या पूरा का पूरा अडानी अंपायर मोदी सरकार के साथ कोई ना कोई एक नेक्सस ऐसा है कि जिसको कोई बाहर नहीं आने देना चाहता और दबा देना चाहता है? क्योंकि ये एक ऐसा बारूद है, जब फटेगा तो ना जाने किस किस को लील कर जाएगा। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विद्वान पैनलिस्ट जो मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। दोनों ही स्वतंत्र पत्रकार और विश्लेषक हैं। हिमांशु भयानी जी गुजरात से जुड़ रहे हैं, जो कि आर्थिक विषयों के भी काफी अच्छे जानकार हैं, DLG+2 के संपादक हैं। और डॉक्टर अनिल जैन जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जय हिंद सर। सबसे पहले मैं हिमांशु जी आपके पास आता हूँ। हर रोज नया खुलासा है। इसके अलावा जो चीन की कंपनियों के द्वारा जो अडानी की दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी है, जो भारतीय सुरक्षा डिफेंस की जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसके अंदर भी उनकी हिस्सेदारी है, तो भारत की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया गया है। ये किस किस्म की साठगांठ है? ये किस किस्म का गठबंधन है? ये किस किस्म का एक ऐसा कांड है जो आजाद भारत के अंदर शायद ऐसा लगता है कि एक काले बाजार का माया जाल है, जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है। और ये सरकार इस दलदल में अंदर तक धसी हुई है। यहाँ पर आपकी आपकी टिप्पणी हिमांशु जी इस विषय के ऊपर। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेके अब तक के जितने खुलासे आए हैं, उसमें ज्यादातर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। बतौर मैं इन सब खुलासों को जब मैं फॉलो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं टारगेट विनोद अदानी है।
मतलब कि विनोद अदानी एक ऐसे जिसको बोले कि बिंदु है इस पूरे समूह में, जिनको पता है कि पैसा किसका कहां पे और कैसे घुमा है। और जितना अदानी ग्रुप ने बोला कि ये प्रमोटर्स ग्रुप में नहीं है या ये इनका कोई अदानी ग्रुप से लेना देना नहीं है, जो खुलासा किया गया था उसी पर अदानी ग्रुप को यू टर्न लेना पड़ा और बोलना पड़ा कि ये प्रमोटर्स ग्रुप में भी है। तो जितना ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी चीजें बाहर आ रही है। हिंडनबर्ग ने तो पूरा का पूरा एक डिस्क्लोजर डायरिया, सब डिस्क्लोजर और जो कुछ भी भारतीय मीडिया में आता वो लेके कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखने जाए तो इन्वेस्टिगेटिव पैटर्न से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस तरीके से अदानी ग्रुप की डिटेलिंग को लेके जो स्टोरीज मीडिया में आती है वो कहीं ना कहीं या तो राइवल कॉर्पोरेट ग्रुप्स फीड कर रहे हैं या कोई कर रहा है। मतलब इसका अंदाजा क्लियर है कि विनोद अदानी के पास कोई ऐसी डिटेल्स है, कोई ऐसी डायरी है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शायद ये देश का सबसे बड़ा हवाला कांड है। तो बिल्कुल मैं उस बात से सहमत हूँ। और इसके ऊपर मैंने पहले भी कई डिबेट्स में ये बात की है कि पॉलिटिकली ये मुद्दा तूर पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जब 2014 में गुजरात से दिल्ली गए और प्लेन पे टारमाक पे उन्होंने जिस तरीके से अपना हाथ वेव किया और पीछे अदानी लिखा था और मैसेज जिस तरीके से गया था पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को, तो ये मुद्दा बिल्कुल पॉलिटिकली तूर पकड़ने वाला था। क्योंकि डिफेंस की अगर हम बात करें, डिफेंस की जो स्टोरीज लास्ट में जो आई है इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, और जिस तरीके से बातें आ रही है कि शेल कंपनीज और उसका एक पूरा का पूरा नेटवर्क और मायाजाल, उसकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि दर्शक को वो टेक्निकलिटीज समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो शेल कंपनीज का पूरा नेटवर्क है उससे पैसा आ रहा है। मतलब एक जमाने में डिफेंस की जब डील्स होती थी तो अलग तरीके से ये फॉरेन की या जो विदेश की जो कंपनियां थी वो अपने एक शेल कंपनीज के जरिए अपना हवाला या पैसा या जो कुछ है वो ट्रांजैक्ट करते थे। उसके बीच जो दलाली या जो कुछ भी होता था इंडिया वगैरह में, यही मॉडल्स अभी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए शायद एडप्ट कर लिए, क्योंकि उनके पास 38 शेल कंपनियां हैं। अब सबसे बड़ी जो डिबेट चल रही है कॉर्पोरेट इंडिया में, मैं जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ बात करता हूं तो बात यहीं पे आती है, आके रुकती है कि इनकी अगर 38 कंपनीज को मान लीजिए कल को इन्वेस्टिगेट कर भी लिया तो भी क्या निकलेगा। और उसके अलावा मॉरिशस अकेले में 6,300 कंपनीज है, तो ज्यादातर कॉर्पोरेट इंडिया में ये एक तरीके का डर बैठ गया है कि उनकी काली करतूतें भी बाहर आएगी। तो इस वजह से कांग्रेस मांग कर रहा है जेपीसी की, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया इस मुद्दे पे एक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक की अगर बात खुलेगी तो बाकी के लोगों की भी बात खुलेगी और उसकी खुलने की पूरी संभावना है। या तो वो नहीं खोलना चाहेंगे तो शायद ये 38 खुलेगी, उसके बाद बाकी की चीजें बाहर आएगी। लेकिन समझने वाली बात है, जो चीजें मतलब मनी मार्केट के एक्सपर्ट्स वगैरह क्वेश्चन करते हैं कि नोटबंदी के टाइम पे अगर मान लीजिए कि 15 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में थी और उसमें से जिस तरीके से बिजनेस चल रहा था कहीं पे 20% में, 30%, 35-40% में नई नोट्स बदल देते थे, तो वो पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपया जब आप बैंक में लेके जाते थे तो 1 लाख रुपए का आपका नया नोट्स आपका 1 लाख का आता था। आप 60,000 जिसको देना है उसको दे देते, बाकी का 30-40 मतलब 30-40 हजार अपने पास रखते थे। तो वो पैसा मतलब करीबन वो अमाउंट होती है 4.5 लाख करोड़ के आसपास। तो वो पैसा तो कहीं चैनलाइज नहीं हुआ है विनोद अदानी के थ्रू। जैसे आपने कहा कि ये सबसे बड़ा हवाला का मतलब एक कारोबार का बस्टिंग हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन मार्क्स अभी लगे हुए हैं। जेपीसी को लेकर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है संसद में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, हालांकि वो कमेटी बहुत ही इम्पिकेबल जेंटलमैन लोगों की है जो बैंकिंग सेक्टर से है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मतलब उनका अनुभव है, और साथ ही साथ लीगल और जर्नलिज्म के भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन ये देखना लेकिन पड़ेगा कि ये हिमांशु जी, कमेटी, वो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसको मनी लॉन्ड्रिंग का अधिकार नहीं चेक करने का, ये तो सिर्फ प्राइस मैनिपुलेशन का अधिकार है उनको तो सिर्फ सर। हाँ, उनको सेबी को जो गाइड करना है उसमें क्या निकल के आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तहकीकात आके रुकेगी इन शेल कंपनीज पे। क्योंकि अगर आप अश्वत्थ दामोदरन की कमेंट्रीज भी देखेंगे तो उसमें भी वो यही बताते हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन स्टॉक का हुआ है, ये वो मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है बैकअप करने के लिए। तो ये जो भी मतलब खेल खेला गया शेल कंपनीज के जरिए खेला गया। ये अश्वत्थ दामोदरन की कमेंट्री, जो कि वर्ल्ड के एक सबसे बड़े वैल्यूएशन एक्सपर्ट गुरु है, स्टर्न में वो पढ़ाते हैं, भारत मूल के, तो उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं
ये जो तहकीकात है वो आके रुकेगी इन शेल कंपनीज पे, और तब जाके मुझे लगता है कि और भी राजनीति गरमाएगी, क्योंकि ये जो 4 जेंटलमैन की कमेटी लगाई गई है उनके ऊपर कभी कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो उनको एक इम्पिकेबल जस्टिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चैलेंज उनके लिए, और मैंने पिछले जयनारायण भाई के डिबेट में भी कहा था गुजराती भाषा में कि अभी ये मुद्दा तूर पकड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें अदानी ग्रुप को लेके आएगी जो इंपैक्ट करना चाहेगी उस कमेटी की रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स को। तो ये शुरू हो चुका है, आप समझ लीजिए, और इसमें मुझे लगता है कि और भी राजनीति गरमाएगी और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लीन आना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि चौकीदार चोर है से ज्यादा ये जो अदानी वाला कैंपेन है वो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है लोगों में, तो मतदाताओं के माइंड में। और मैं ऐसा मान रहा हूं भारत आज ऐसे मकाम पे आ गया है, मतलब एक पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर हम 2024 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन इज अ डेंजरस कॉकटेल ऑफ शाइनिंग इंडिया एंड बोफोर्स। तो ये कैसे मतलब किस दिशा में जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं, खालिस्तान को लेकर जिस तरीके से मुद्दे आ रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मुद्दा और भी तूर पकड़ेगा और इसके ऊपर राजनीति और भी होगी, और गवर्नमेंट को इसका जवाब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में या कोर्ट्स में देना पड़ेगा। एक पॉइंट आएगा जहां पे निगोशिएटिंग टेबल पे इनको बैठना पड़ेगा।